आज पढ़ना है क्या मुन्ना मुन्नी? हाँ, आज हमें पढ़ना है सर स्पेशल क्रॉसिंग। स्पेशल क्रॉसिंग है ना। स्पेशल क्रॉसिंग बहुत सिंपल सी बात, तुमने पिछले लेक्चर रिवाइज कर ही लिया होगा। स्पेशल क्रॉसिंग का मतलब है किसी भी पुरानी क्रॉसिंग में, जो जनरल क्रॉसिंग थी ना, किसी भी जर्नल क्रॉसिंग में चाहे कोई भी नाम लिखा हो, उसमें क्या कर दो, बैंक का नाम ऐड कर दो। क्या नाम ऐड कर दो भैया? बैंक का नाम ऐड कर दो, है ना, राइट। जैसे क्या लिख दोगे आप? क्रॉस किया, क्या लिख दिया? HDFC या SBI, है ना, कुछ भी लिख दिया, तो ये क्या माना जाएगा सर? क्या माना जाएगा? स्पेशल क्रॉसिंग, ठीक है ना, राइट। अब खुद बताओ इससे क्या होगा? क्या होगा इससे? अरे भैया उसी बैंक में जाके पेमेंट मिलेगी। अब तुमने मुझे चेक दिया फीस का, और तुमने चेक के ऊपर क्या लिख दिया? SBI, पर मैं इधर बात करने के लिए SBI मेरा खाता ना भैया, खाता ना है मेरा SBI में, क्या करूंगा अब? ना, या तो मैं तुम्हें वापस कर दूंगा। मैं पागल हो रहा है, SBI लिख दिया, मेरे जब खाता नहीं SBI में, है ना। तुमने भी बोल दिया, तुम भी बच्चन साहब निकले, कह दिया तो बस कह दिया, हाँ कह दिया, तुम भी कह रहे हो बना दे तो बस बना दिया चेक। तो अगर मुझे उस चेक से पैसे लेने तो मुझे करना पड़ेगा, SBI में खाता खोलना पड़ेगा। तो अगर तुमने ऐसा लिख दिया तो मैं क्या करूंगा, या तो तुम्हें चेक क्या कर दूंगा, रिफंड दूंगा, कहूंगा भाई नया चेक दे दे। क्या दे दे भाई? नया चेक दे। और तुम अड़ गए, मैं तो ना दे रहा नया चेक, है ना, लेना तो ले ले वरना मत ले पेमेंट। तो मुझे करना पड़ेगा SBI में अपना अकाउंट खोलना पड़ेगा, और फिर अपना अकाउंट खोलने के बाद फिर मैं तुम्हारी पेमेंट SBI में डालूंगा, चेक डालूंगा, और चेक से SBI के खाते में मेरे क्या जाएगी? पेमेंट जाएगी। तो इसे क्या बोलते हैं सर? इसे क्या बोलते हैं? हाँ, ठीक है। जर्नल क्रॉसिंग के साथ क्या ऐड कर देते हो? नेम ऑफ द बैंक। चाहे आप नॉट नेगोशिएबल लिखो या मत लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दो लाइन होंगी, दो लाइन के बीच में चाहे आपने कुछ भी लिख दिया हो, है ना, नॉट नेगोशिएबल लिख दिया हो, पेई लिख दिया हो, एंड कंपनी लिख दिया हो, बस क्या जोड़ देना? सबसे खतरनाक बात है, नेम ऑफ द बैंक शुड बी मेंशन, है कि नहीं बात, राइट। कहां पे लिखोगे? लेफ्ट हैंड साइड पे लिखोगे भाई, नेम ऑफ द बैंक एंड द वर्ड, है ना। ये वाले वर्ड के साथ, ये वाले वर्ड के साथ, ये वाले वर्ड के साथ, ये वाले वर्ड के साथ क्या जोड़ सकते हो? नेम ऑफ द बैंक आप जोड़ सकते हो, इसमें कोई मनाही नहीं है। यानी ये हमारी जो जितनी भी जनरल क्रॉसिंग थी उन सब में तुमने अपना बैंक का नाम डाल दिया। यहाँ PNB लिख दिया, HDFC लिख दिया, SBI लिख दिया, हाँ लाइन के बीच में, है ना, राइट। फिर यहाँ HDFC लिख दिया, यहाँ PNB, बस बैंक का नाम अगर तुमने ऐड कर दिया तो क्या बन गया वो? क्या बन गया वो? स्पेशल क्रॉसिंग। कुछ इस तरीके से देखो, अब वो ऐसे हो जाएगा, समझ गए ना, ऐसे। तो इसका इफेक्ट क्या होगा? एक तो फ्रॉड कम होंगे, क्योंकि पैसा किस खाते में जाएगा? जिस बैंक का नाम लिखा है उसी बैंक के खाते में जाएगा, तो फ्रॉड कम हो गए। बोलो, यानी कि देने वाले को पता है इसके खाते में पैसा जाना है, इस बैंक में जाना है, और अगर चोरी चकारी कोई केस बना तो आपको पता है कि इस बैंक से हम पूछताछ, है ना, कर लेंगे, और बैंक से पूछ लेंगे तुमने पेमेंट कैसे दी, किसको दी, किस आदमी को, है कि नहीं बात, राइट। इसका इफेक्ट क्या होगा? आप पेइंग बैंकर को, है ना, डायरेक्शन देते हो कि भैया इतना अमाउंट होल्डर के खाते में डालने। किस में डालने सर? खाते में डालने, है ना, नॉट अदरवाइज। क्या नहीं देना? नॉट कैश, कैश नहीं देना, ये इफेक्ट होगा, ठीक है ना, राइट। अगर एक चेक किसके ऊपर ड्रॉ किया गया है? एक चेक के ऊपर लिखा है SBI, ठीक है, और तुम किसके पास ले गए इसे? HDFC। तो बताओ HDFC को पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे? बोलो नहीं। तो पेइंग बैंक रिफ्यूज द पेमेंट। पेइंग बैंकर जो होगा वो कहता है भाई तुझे ना दूंगा पैसे, है कि नहीं बात। पेइंग बैंकर कौन होता है सर? हाँ, पेइंग बैंक शुड रिफ्यूज द पेमेंट, ठीक है, राइट। जो देने वाला क्या कहता है? कहता है भाई मैं किसको पैसा दूंगा? ओनली SBI को। बोलो भैया। और एक बार बताओ, स्पेशल क्रॉसिंग है तो क्या होगा? पेई का नाम तो लिखना ही पड़ेगा, किसको देना पैसा। तो एंड द बैंकर विल एक्वेंटेड विद द पेई नेम एंड सिग्नेचर। सिग्नेचर के साथ आपको, है ना, उस पर लिखना पड़ेगा। यानी सारी चीजें वही हैं, सारी चीजें वही हैं, बस दो पैरेलल लाइन के पीछे हमने क्या लिखा था कल? अकाउंट पेई।
ऐसे दो पैरेलल लाइन खींची थी, उसके अंदर क्या लिख देना, बस SBI लिख देना, ठीक है ना। अब ये बेकार की बात लिख रहे हैं फिर से, ये कह रहे हैं भैया आजकल की दुनिया में लोग बाग दो लाइन खींच के अकाउंट पे ही लिख देते हैं या अकाउंट पे ही ओनली लिख देते हैं। तो भैया जज साहब ये बोल रहे हैं आप कोई सा भी आप दो पैरेलल लाइन के बीच में ये भी लिख दो ये भी लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, राइट। ऐसी कोई क्रॉसिंग आप कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई लॉ में लिखा नहीं है, ना ही इंग्लिश लॉ में लिखा ना इंडियन लॉ में लिखा, ठीक है। बट इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये है अमाउंट शुड नॉट बी पेड एट काउंटर, यानी क्या नहीं मिलेगा, ये तो हम कल भी पढ़ चुके हैं कि कैश नहीं मिलेगा। इसका मतलब अकाउंट पे, यानी कि क्रॉस करने का मतलब क्या, कैश नहीं मिलेगा आपको, सिर्फ कहां जाएंगे, आपके खाते में क्रेडिट होंगे, ठीक है ना, राइट। तो ये क्रॉसिंग आप एडिशनल प्रोटेक्शन के लिए भी डाल सकते हैं, यानी अकाउंट पे ही प्लस SBI ये अलाउड होता है, याद रहेगी बात, बोलो। इसका असर क्या होगा कि तुमने अकाउंट पे भी लिख दिया SBI भी लिख दिया, तो डबल प्रोटेक्शन हो गई। एक तो SBI के खाते में जाएगा और जिसका नाम लिखा है उसी के खाते में जाएगा, और SBI के ही खाते में जाएगा, यानी कि यहां क्या लिखा होगा, यहां लिखा होगा अकाउंट पे ही। अकाउंट पे ही का मतलब क्या था, अगर तुमने मुझे चेक दिया फीस का तो अंकुर अग्रवाल के खाते में ही जाएगा, और साथ में क्या लिख दिया SBI, तो अंकुर अग्रवाल का खाता कहां होना चाहिए, खाता इन SBI, तो डबल प्रोटेक्शन होगी एक तरीके से, है ना, कोई बात नहीं है ना, डबल प्रोटेक्शन हो गई है ना। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, रिसीविंग बैंकर को आप ये बता रहे हैं कि अकाउंट जिसका नाम लिखा है उसी के खाते में भेजना है कि नहीं बात। नॉर्म अकाउंट पे ही क्रॉसिंग चेक ऑल्सो भी ट्रांसफरेबल, यानी कि ये क्या होता है सर, पीछे क्या करते हो आप लिखकर एंडोर्स, यानी ये भी एंडोर्स हो सकता है, एंडोर्स में कोई मनाही नहीं है। डबल प्रोटेक्शन हो गई, क्योंकि कलेक्टिंग बैंकर सिर्फ SBI होगा और उसी खाते में जाएगा जिसका नाम लिखा है। ऐसे भी तो कर सकते हैं, जैसे मैं किसी को एंडोर्स कर दूं और वो बैंक से पेमेंट लेकर, अगर उसका SBI में है तो बैंक से पेमेंट लेकर मुझे दे दे। नहीं, खाते में जानी है। अरे जब क्रॉसिंग कर, हाँ तो वो आप तुम्हारी मर्जी है, आपस में तुम कुछ भी करते रहो, उससे मुझे क्या पता। तुमने तो अकाउंट पे लिख के अंकुर अग्रवाल लिख दिया, अब अंकुर अग्रवाल के खाते में जाएंगे, अब खाते में जाने के बाद अंकुर अग्रवाल उससे क्या कर रहे हैं, ATM से निकाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं हमें, है ना। अगर बैंकर ने क्रेडिट कर दिया चेक इन अनदर्स अकाउंट, यानी तुमने दिया अंकुर अग्रवाल के खाते में, अब बैंकर ने क्रेडिट कर दिया उसे अंकुर कुमार अग्रवाल के खाते में, मैं कह रहा हूं भाई तो तुम्हारे बैंक में जरूरी अंकुर अग्रवाल एक ही हो, किसी और के खाते में क्रेडिट कर दिया, मेरे खाते में नहीं किया, क्या होगा फिर, कौन जिम्मेदार होगा, तुम नहीं, बैंकर जिम्मेदार है, तुमसे पैसे थोड़ी मांगूंगा मैं। तुम तो कहोगे सर हमने तो अंकुर अग्रवाल के नाम पे फीस दे दी, अब आपके खाते में नहीं आया तो बैंक की गलती है, तो बैंक मुझे पेमेंट क्या करेगा, कंपनसेशन देगा, बैंक उसके खाते से विड्रॉ करके मेरे खाते में देगा। अरे तो अंकुर अग्रवाल अंकुर कुमार अग्रवाल, और अंकुर अग्रवाल के नाम से दो खाते हैं, तो मेरे खाता संख्या तो चेक करोगे, मेरे साइन तो चेक करोगे, मैं साइन कर रहा हूं भैया ऐसे, दूसरा अंकुर साइन कर रहा है ऐसे, है कि नहीं बात। तो यार तुम ये मैच थोड़ी कर रहे हैं, तो ये बैंक की जिम्मेदारी है, ये सेफेस्ट मेथड है ना, क्या करने का, क्रॉस करने का, जहां अकाउंट पे भी कर देते हो और अकाउंट पे, अरे स्पेशल क्रॉसिंग भी कर देते हो बैंक का नाम लिख के। ये मैं कल पढ़ा चुका हूं तुम्हें, नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग क्या होती है बताओ, कल पढ़ाया भाई। अगर मैंने दो पैरेलल लाइन के बीच में नॉट नेगोशिएबल लिख दिया तो इसका मतलब क्या है, गलत जवाब। हो गया काला अक्षर भैंस बराबर, कल ही पढ़ा है, क्या पढ़ा है जल्दी बताओ, चांटे बजा दूंगा तुम्हारे में। होता है ना, वो सर मतलब सर उसको ट्रांसफर करने के बाद बहुत सेफ्टी देखनी पड़ती है, मतलब कुछ भी मतलब, हाँ भाई क्या था नॉट नेगोशिएबल, क्या था नॉट नेगोशिएबल, लिखा भी नहीं तुमने कहीं किताब में कॉपी में। भाई नॉट नेगोशिएबल का मतलब ये नहीं होता कि आगे नेगोशिएट नहीं हो सकता, ट्रांसफरेबल है, एंडोर्स कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर इसके लिखने का मतलब क्या है, इसके लिखने का मतलब है कि
रिसीवर को वही टाइटल मिलेगा जो अरे हाँ, बैड टाइटल होगा तो बैड मिलेगा, जो बैड टाइटल देने वाले का होगा। तो नॉट नेगोशिएबल, डू नॉट मीन्स, ये लिखी बात जो तुम बोल रहे हो ना, गलत बोल रहे हो। क्या लिखा है, और कल ही पढ़ा है। इट नॉट नेगोशिएबल का मतलब ये नहीं कि वो आगे जाके एंडोर्स नहीं हो सकता, ट्रांसफरेबल होता है ना। ट्रांसफरेबिलिटी मरती नहीं है उसकी, ठीक है। तो ट्रांसफरेबिलिटी नैरो टर्म है, नेगोशिएबिलिटी ब्रॉडर टर्म है। तो नॉट ट्रांसफरेबल, अगर किसी चेक को आपने दो पैरेलल लाइन खींच के ये लिख दिया नॉट ट्रांसफरेबल, तो बताओ क्या ट्रांसफर हो सकता नहीं हो सकता? बोलो। अरे नलायक नशेड़ी, स्टिल कैन बी ट्रांसफर, हो सकता है ना, हो सकता है, ट्रांसफर तो हो ही सकता है। अरे नॉट नेगोशिएबल लिख दो, नॉट ट्रांसफरेबल लिख दो, ट्रांसफरेबल तो होगा ही होगा। सिर्फ मुद्दा क्या है, बेटर टाइटल नहीं मिलेगा, बेटर टाइटल नहीं मिलेगा। अगर चेक देने वाला कौन है, चोर है, तो चेक को रिसीव करने वाला भी क्या माना जाएगा, चोर माना जाएगा, ठीक है। नॉट ट्रांसफरेबल लिख के भी वो ट्रांसफरेबल रहता है अदर चेक की तरह। बात समझ में आई? यार तुम तो तुम्हारे जैसे बच्चे हो ना भाई, कोई मेरे जैसे टीचर तो एक दिन आत्महत्या कर ही लेगा बस, यार कुछ फायदा ना, दुनिया सब बेकार है ना। इसका मतलब क्या है, अगर वो चेक चोरी का है और किसी को चोरी करा हुआ चेक या कहीं पे गिरा हुआ चेक पड़ा मिल गया, तो वो उसे कैश नहीं करा सकता, क्योंकि अगर चोरी का चेक है तो नॉट नेगोशिएबल लिखा हुआ है, तो रिसीवर भी क्या माना जाएगा, चोरी वाला टाइटल ही माना जाएगा। ये लिखी बात, गुड टाइटल कैन नॉट बी पास, उसे होल्डर इन ड्यू कोर्स, होल्डर इन ड्यू कोर्स HDC नहीं मानेंगे, ठीक है ना। इफेक्ट क्या हुआ, ऐसे क्रॉस करके नॉट नेगोशिएबल लिखकर इफेक्ट क्या हुआ, मोर प्रोटेक्शन, जिसको भी पड़ा मिलेगा चेक खोया हुआ, कैश नहीं करा पाएगा। ये ट्रांसफरेबल होता है नहीं होता, एंडोर्स होता है। अगर बैंकर क्या करता है सर, अगर बैंकर नेग्लेक्ट कर देता है और वो क्या करता है, अमाउंट चेक टू अनदर अकाउंट, किसी और खाते में डाल देता है, तो बैंकर क्या होगा सर, बैंकर विल बी रिस्पॉन्सिबल। अंकुर अग्रवाल खाता संख्या अलग अलग, तो बैंकर रिस्पॉन्सिबल होगा, है ना। अब क्या है भैया, डबल क्रॉसिंग। डबल क्रॉसिंग एक्चुअली ये है, गलती से बुक वालों ने क्या किया, मजे ले लिए, है ना। डबल क्रॉसिंग है। डबल क्रॉसिंग का मतलब समझे, डबल क्रॉसिंग मुन्ना मुन्नी, डबल क्रॉसिंग का मतलब होता है कि पहले मैंने स्पेशल क्रॉसिंग करी और उसी के ऊपर सेकंड स्पेशल क्रॉसिंग हो गई। और सर इसमें बैंक का नहीं कर सकता है ना, कर सकता है, यानी पहले मैंने बैंक का नाम लिखा SBI और SBI ने किसी और का बैंक का नाम लिख दिया HDFC, तो दूसरी क्रॉसिंग, दूसरी स्पेशल क्रॉसिंग कौन कर सकता है, बैंक। तो फर्स्ट स्पेशल क्रॉसिंग तो हम कर सकते हैं कि वही प्राप्त करे पैसा। फर्स्ट स्पेशल क्रॉसिंग कौन करेगा, तुम और मैं। सेकंड स्पेशल क्रॉसिंग कौन करेगा, ओनली बैंक, ओनली। तो ऐसे होता है, देखो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया, क्या लिख दिया, टू आंध्रा बैंक एज ए एजेंट फॉर कलेक्शन। आंध्रा बैंक की क्या करेगा, कलेक्ट करेगा, ठीक है ना। यानी कि चेक किसके पास पहुंचा होगा ना, हैदराबाद बैंक के पास, पहले हैदराबाद बैंक के पास, है ना। नहीं, उसके ऊपर क्या लिखा है, तो चेक पहले कहां पहुंचा होगा, फिर बैंक ऑफ हैदराबाद ने उसे कहां भेज दिया, और आंध्रा बैंक से क्या बोला कि मेरे बिहाफ पे तुम क्या करोगे, कलेक्शन, तुम मेरे एजेंट हो फॉर द कलेक्शन, है ना। तो ऐसा क्यों हुआ होगा, ऐसा इसलिए हुआ होगा कि जिस जगह पर चेक की पेमेंट होनी होगी उस जगह पर बैंक ऑफ हैदराबाद होगा ही नहीं। कौन सा बैंक होगा, आंध्रा बैंक हो सकता है, SBI हो सकता है। अब जैसे तुम देखो नोएडा में, है ना, आंध्रा बैंक नहीं, बैंक ऑफ हैदराबाद नहीं है, सर्च करोगे तो पता नहीं कहीं मिले भी ना मिले, ठीक है। बैंक ऑफ हैदराबाद नहीं है,
ठीक है, अब ये बताओ बैंक ऑफ हैदराबाद अगर है नहीं तो क्या करें? तो वो क्या करेगा सर? बैंक ऑफ हैदराबाद वो चेक उसी जगह के किसी और बैंक के पास भेज देगा और कहेगा भाई मैं तो हूं नहीं यहां पर, तो तुम क्या कर लेना, तुम इस चेक की पेमेंट तुम ले लेना। ले लेना, अबे खाते में आएगी पेमेंट, नालायक। कलेक्शन बोला है कि नहीं बात, कि तुम ले लेना मेरे बिहाफ पर। इसे बोलते हैं क्या? डबल क्रॉसिंग या सेकंड स्पेशल क्रॉसिंग। ऐसी भी हो जाती है, पे टू आंध्रा बैंक एज एन एजेंट फॉर कलेक्शन फॉर हैदराबाद बैंक। हमने क्या लिख दिया, किसको पे कर दो, और आंध्रा बैंक क्या माना जाएगा? एजेंट किसका? फॉर एसबीआई, बैंक ऑफ हैदराबाद का, एसबीएच का, है ना। बात समझ में आई? ये भी लिख सकते हो आप, यानी कि हैदराबाद वाला बैंक ये लिख सकता है कि आंध्रा बैंक को पे कर दो, है ना, किसके बिहाफ पर? फॉर कलेक्शन फॉर एसबीएच के बिहाफ पर। ये क्या होती है सर? अब देखो ये लिखी बात, वेयर चेक इज क्रॉस स्पेशली, बैंकर टू हुम इट इज क्रॉस, बैंकर जिसके लिए ये क्रॉस किया गया था, किसके लिए क्रॉस किया गया था? नहीं, मान लो किसके लिए क्रॉस किया गया पहले? हैदराबाद, एसबीएच नहीं, हाँ, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, हाँ, एसबीएच के लिए ना, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद। वो अगेन इसे क्रॉस कर सकता है दूसरे बैंक के ऊपर। दूसरा बैंक कौन हुआ सर? आंध्रा बैंक, आंध्रा के ऊपर। कैसा कि भैया तू अब आंध्रा बैंक मेरा एजेंट बनेगा पैसा कलेक्ट करने के लिए। बात समझ में आ गई? राइट। तो बैंकर टू हुम इट इज क्रॉस में अगेन क्रॉस स्पेशली, दूसरी दोबारा लिख दिया, एक लाइन दोबारा रिपीट कर दी। दिस इज द ओनली केस वेयर सेकंड स्पेशल क्रॉसिंग इज अलाउड बाय द एक्ट, है ना, राइट। सिर्फ ये की केस है जहां पे सेकंड स्पेशल क्रॉसिंग अलाउड है, इसके बाद अलाउड नहीं होती। ओनली फॉर द पर्पज ऑफ, तुमसे पूछ ले सेकंड क्रॉसिंग का उद्देश्य क्या था एग्जाम में, सेकंड क्रॉसिंग का पर्पस क्या है, तो एग्जाम में तुम्हें ये लिखना है, पर्पस ऑफ कलेक्शन क्या है? हाँ, राइट। इफेक्ट क्या होगा डबल क्रॉसिंग का? सबसे पहला, आम जनता को नहीं दिया जाएगा। ये किसको नहीं दिया जाएगा? आम जनता को नहीं दिया जाएगा, है ना, डू नॉट परमिट टू आम जनता। दूसरा, स्पेशल क्रॉसिंग हमेशा कहाँ होगी? बैक साइड पे होगी, क्योंकि वहां पे जगह ज्यादा होती है। कायदे में अगर पढ़ोगे तो तीसरा पॉइंट ये नहीं होना चाहिए, ऐसे ये होना चाहिए 0.3 और ये होना चाहिए 0.4, क्योंकि ऐसे करके तुम समझ जाओगे बात। पहले 0.3 पढ़ो। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 127, इन ऑल केसेस, ये जरूरी है इन ऑल केसेस कि स्पेशल क्रॉसिंग, सेकंड स्पेशल क्रॉसिंग, दैट बैंकर ऑन हुज फेवर इज मेड इज एजेंट ऑफ द फर्स्ट बैंकर फॉर द कलेक्शन, कि जिसको भी आप सेकंड बैंकर बना रहे हो उसको अपना एजेंट बनाना जरूरी है। किसके लिए सर? पैसा कलेक्ट करने के लिए, है ना। कलेक्ट, जो तुम्हें चेक बना रहा उसके खाते से, तुम मुझे फीस दोगे तो मेरे पैसा कहां से आएगा? तुम्हारे खाते से आएगा, है ना। पर तुमने फीस के चेक पे लिख क्या दिया? एसबीआई, तो मैं एसबीआई में खाता खोल के तुम्हारे चेक को डालूंगा तो पैसा तुम्हारे खाते से आएगा, है ना, तुम्हारे खाते से एसबीआई में चला जाएगा। एसबीआई ने स्पेशल क्रॉसिंग कर दी तो तुम्हारे खाते से कहां चला जाएगा? पीएनबी में चला जाएगा। तो खाते से तुम्हारा आएगा, तुम ही तो फीस का चेक दे रहे हो मुझे, क्योंकि मेरा खाता एसबीआई में नहीं है, मेरा खाता पीएनबी में है। अब नहीं खुलवा रहा ना मैं, हाँ, मैं कह दूंगा एसबीआई से कि तुम स्पेशल क्रॉस करके पीएनबी कर दो, तो वो पैसा कहाँ चला जाएगा? पीएनबी में चला जाएगा। तो क्या होगा? दूसरी क्रॉसिंग हो गई, तो मुझे खाता खुलवाने की जरूरत भी नहीं पड़ी और मेरा पैसा आ भी गया। तो क्या लिखा है? सेकंड स्पेशल क्रॉसिंग में जिस बैंक को आप दे रहे हो उसे क्या बनाना पड़ेगा? एजेंट बनाना पड़ेगा। तो सेकंड स्पेशल क्रॉसिंग में आपको बताना पड़ेगा, क्या बताना पड़ेगा? कि जिसको मैं सेकंड स्पेशल क्रॉस कर रहा हूं, सेकंड बैंक
कौन? आंध्रा बैंक, क्या है ना, जो भी है ना, आंध्रा बैंक क्या है? मेरा एजेंट है पैसा कलेक्ट करने के लिए, ये बताना पड़ेगा। बैंकर हुज फेवर, आंध्रा बैंक के फेवर में जो स्पेशल क्रॉस किया गया है उसको हमने क्या बनाया है? एजेंट बनाया फर्स्ट बैंकर का फॉर कलेक्शन, कि वो हमने उसे क्या बना लिया है? एजेंट बना लिया है। ये लिखी बात। अगर आपने उसे एजेंट बिना बताए बैंक क्या कर दिया? पैसा दे दिया, तो क्या हो सकता है? पैसा देने वाला बैंक मना कर सकता है कि भाई हम उसे पैसा नहीं देंगे, क्योंकि तुमने उसमें क्या नहीं लिखा कि ये मेरा एजेंट है। तो तुम्हें उसे क्या बनाना पड़ेगा? एजेंट बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? यानी कि तुम्हें स्पेशल क्रॉसिंग में ये वर्ड लिखने जरूरी है। क्या? कौन सा मुन्ना? ये है ना, ये वर्ड लिखने जरूरी है। अगर ये एजेंट वर्ड नहीं लिखा, अगर एजेंट वर्ड नहीं लिखा, तो तुम्हारा बैंक जो मुझे फीस देगा, तो फी देने के लिए तुम्हारा बैंक क्या करता है? मना कर सकता है कि भाई उसे एजेंट तो बना पहले। ठीक है, राइट, ये लिखी बात। बैंकर शैल रिफ्यूज टू पेमेंट। बोलो समझ गए सर? भाई बहुत टाइम लगाया मैंने एक दो लाइन में ही डिटेल में पढ़ाने के लिए तुम्हें। अगली बात सर, हु कैन क्रॉस, हु कैन क्रॉस, ये सर बच्चों वाली बात, तो अच्छी बात है सर। कौन क्रॉस करेगा? जिसके पास होगा वो क्रॉस करेगा, है ना। तुमने मुझे क्रॉस करके दे दिया, तो मैंने उसके ऊपर क्या लिख दिया? मैं उसे स्पेशल क्रॉस भी कर सकता हूं, है ना। और तुमने अगर उसके ऊपर क्रॉसिंग करके बैंक को दे दिया, तो बैंक उसे क्या कर देगा सर? हाँ, बैंक उसे डबल क्रॉस करता है। बैंकर टू हुम इट इज मेड अगेन क्रॉस स्पेसिफिकली टू अनदर बैंक फॉर इज एजेंट फॉर कलेक्शन। क्या बुराई है ना? बात समझ में आई? भाई तुमने मुझे अपना चेक दिया ऐसे, तो मैंने इस पर क्या लिख दिया? अकाउंट पे ही अलाउड है। मैंने बैंक को दिया, तो बैंक उस पर क्या कर सकता है? सेकंड क्रॉसिंग भी कर सकता है। ठीक है, तो एग्जाम में पूछ लेंगे, बता के आ जाना है सर। कोई भी जर्नल क्रॉसिंग है तो उसे स्पेशल कर सकता है कोई भी बंदा, और स्पेशल क्रॉसिंग है तो उसे बैंक क्या कर सकता है? डबल क्रॉसिंग भी कर सकता है। सबको पावर है, सब अलाउड है। फिर भैया उससे कोई दिक्कत नहीं। अब आता भैया आखिरी मुद्दा, क्या? डिसऑनर ऑफ चेक। क्या आता है भैया? बताओ डिसऑनर ऑफ चेक क्या होता है भाई? ए भाई, हाँ, इसका मतलब क्या हुआ चेक बाउंस हो जाने का? हाँ बिल्कुल सही बात। कहाँ पे इनसफिशिएंट अमाउंट? हाँ, इनसफिशिएंट अमाउंट पाया गया। इनसफिशिएंट अमाउंट का मतलब होता है तुमने जितने का चेक मांगा, तुमने जितने का चेक दिया मुझे फीस का, तो तुम्हारी फीस मान लो 20,000, तो तुमने मुझे फीस का चेक दिया 20,000 रुपए का, और तुम्हारे खाते में, हाँ, फी चेक अमाउंट इज मोर देन हाँ अमाउंट इन योर अकाउंट। तो तुमने चेक तो काट दिया कितने का? 20,000 का, और तुम्हारे खाते में पड़े मान लो 8,000 रुपए। तो भैया बैंक कह रहा है भाई तेरे खाते में पड़े हैं 8,000। कितने पड़े? और ससुरे तूने चेक कितने काट दियो है? 20,000 का। होश में नहीं हो का? या तो पता ही नहीं है कि तुम्हारे खाते में कितने पैसे पड़े हैं। हाँ, वो तो फिर वापस भेज देते हैं। डिसऑनर यही होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा सर? क्या हो जाएगा? चेक क्या हो जाएगा? डिसऑनर हो जाएगा, चेक डिसऑनर। ये लिखी बात। और जो पेई बैंकर है, तुम्हारा खाता किस बैंक में है? यूको बैंक में। तो भैया प्रिंस का जो खाता है जो किस में है? यूको बैंक में। यूसीओ है यूकेओ है? यूसीओ है ना। तो यूको बैंक मना कर देगा अमाउंट को देने से, कहेगा भैया इसके खाते में 20 ना पड़े भाई, इनने 20 का चेक दे दिया, इसके खाते में 20 ना पड़े, तो इस चेक को क्या माना जाएगा? डिसऑनर। ठीक है ना। तो क्या होगा सर? बैंक आपका क्या करेगा सर? रिफ्यूज कर देगा पेमेंट करने के लिए। अब सुनना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट बात। तुम्हारा बैंक यूको बैंक है और मेरा बैंक HDFC है, तो तुमने मुझे फीस दी। अगर चेक डिसऑनर होगा ड्रॉई बैंक। ड्रॉई बैंक कौन सा हुआ? नहीं,
मेरा तो पे ही होता है। चांटे बजा दूं तुम्हारे पढ़ने के बाद भी। ड्रॉई कौन होता है? जिसके खाते से पैसे जाते हैं। तो यूको बैंक पैसा देने वाला, यूको बैंक क्या देगा ये पूछ लेंगे एग्जाम में। किसको देगा? पेई बैंक। पेई बैंक कौन सा? मेरा HDFC, मेरा बैंक। और बताएगा भाई इसके खाते में 12,000 रुपए कम निकले इसलिए इस चेक की पेमेंट नहीं होगी। फिर HDFC किसे बताएगा? मुझे। यूको क्यों बताएगा? HDFC मुझे इन्फॉर्म करेगा भाई, ओ भाई तैने जो चेक दिया था ना उसकी पेमेंट नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि जिसने तुझे चेक दिया है ना, जिस बालक ने, प्रिंस के खाते में 20,000 पड़े नहीं है। ठीक है, फिर क्या होगा? प्रिंस के ऊपर चलेगी कार्रवाई। कैसे चलेगी? हाँ, फिर जब केस होगा तो इसमें 5 बातें पूछी जाएंगी केस करने से पहले। जज साहब पहली बात पूछेंगे सेक्शन 138 के हिसाब से, बिल ड्रॉ किया था? मैं कहूंगा हाँ। बोल हाँ किया था, ये भी कोर्ट में बोलेगा। फिर जज साहब मुझसे पूछेंगे चेक लगाया था बैंक में? मैं कहूंगा जज साहब चेक लगाया था, HDFC में दे के आया था। चेक वापस आ गया था? मैं कहूंगा हाँ जी चेक मेरे घर पे वापस आ गया है ना, HDFC ने मुझे भेज दिया, साथ में कैश मेमो लगा के भेजा था, और चेक रिटर्न मेमो लगा के भेजा कि उसके पैसे उसके खाते में अनपेड बाय द ड्रॉई बैंक। यूको बैंक ने क्या किया? इसे अनपेड मान लिया। बोलो, बात समझ में आ गई? अब इस बात का नोटिस किसको जाएगा? नोटिस इन राइटिंग टू ड्रॉर। ड्रॉर कौन है? प्रिंस को नोटिस जाएगा, है कि नहीं बात? कि भाई डिमांडिंग पेमेंट ऑफ द चेक अमाउंट, कि भाई पैसा क्या दे दे? पैसा दे दे भाई। ये कोई तरीका होता है? खाते में पैसे नहीं है, चेक तुम इशू कर देते हो, भाई पैसा निकाल। और ये नोटिस जो जाएगा प्रिंस को, ये कितने दिन में जाएगा? इन 30 डेज। हाँ, 30 डेज में तुम्हारे पास क्या पहुंच जाएगा? नोटिस कि पैसा निकाल, है ना, नोटिस पहुंच जाएगा। जब चेक डिसऑनर हो जाएगा। बात समझ में आ गई? अब तुम मुझे जो पेमेंट दोगे कितने दिन में दोगे? 15 दिन में। तो मैं तुम्हें 30 दिन तुम्हें कहां से गिन के दूंगा? 30 दिन गिने जाएंगे कहां से सर? ऑफ द रिसिप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन। किस डेट से? 30 डेज फ्रॉम डेट ऑफ इंफॉर्मेशन रिसिप्ट। कौन सी इंफॉर्मेशन रिसिप्ट? जब HDFC मुझे बोल रहा है, HDFC जब मुझे बोल रहा है कि तुम्हारे खाते में पैसे नहीं आएंगे, तो जिस दिन मुझे इन्फॉर्मेशन होगी उससे 30 दिन के अंदर मैं तुम्हें दूंगा। जब तुम्हारे पास ये पहुंच जाएगी इन्फॉर्मेशन कि सर पैसे मांग रहे हैं, तो तुम मुझे कितने दिन में पेमेंट दे देना? 15 दिन के दे देना। और अगर तुमने मुझे 15 दिन में पेमेंट नहीं करी तो मैं तुम्हारे ऊपर क्या करूंगा? यानी मैं तुम्हारे ऊपर केस करूंगा, है ना। और तुम्हें अक्षय कुमार का डायलॉग बोलूंगा, सी यू इन कोर्ट। क्या बोलूंगा? सी यू इन कोर्ट। कितने दिन में? 30 दिन में। तो 30 15 30 30 15 30 30 15 30, ये याद रखना। यही बात इन्होंने डिटेल में लिखी है। देखो क्या लिखी है बात, 30 दिन के अंदर। अरे बाद नहीं भाई, इन 30 डेज। अब देखो ऊपर वाली कहानी इन्होंने फिर से भी मतलब लिख रखी है ना। डिसऑनर चेक का मतलब होता है फंड्स अवेलेबल नहीं होते, ठीक है। मनी जो है वो क्या है? इनसफिशिएंट है, ठीक है। यानी कि आपने जो चेक किया है वो ज्यादा का किया है और खाते में पैसे, तो तुम्हें क्या माना जाएगा? तुमने क्या किया है? अपराध किया है। उस अपराध की सजा एग्जाम में पूछ लेते हैं। उस अपराध की सजा है जेल। तैयार रहियो भाई। कितने कितने दिन की? 2 साल की नहीं, मैक्सिमम 2 साल की। 1 महीने की भी हो सकती है, मैक्सिमम 2 साल की। पैसे देगा ही देगा साथ में, या फिर फाइन। फाइन कितना हो सकता है? ट्वाइस ऑफ द चेक, या फिर दोनों। पूरी ज्यादा। जज साहब कहेंगे जेल भी जाएगा ससुर तू, और साथ साथ सर को पैसा भी देगा। यानी तुमने मुझे फीस की दी 20,000 की, जेल मैक्सिमम 2 साल, और या फिर 20,000 × 2
या फिर बोथ, कि जेल भी जा और फाइन भी दे। ठीक है ना? ऐसा करने से पहले मुझे कुछ बातें जज को बतानी पड़ेंगी। मैं कहूंगा जज साहब, मैंने प्रिंस का दिया हुआ चेक बैंक को प्रेजेंट किया था कि पैसा निकालो कितने दिन में, 3 मंथ में, है ना? क्योंकि आरबीआई ने 6 महीने को बढ़ा के कितना कर दिया है, 3 महीने कर दिया है। ठीक है, राइट, 3 महीने में। और मैं कौन था? मैं था भोलू, पेई तू, या मैं क्या हूं, होल्डर इन ड्यू कोर्स। क्या हूं भैया मैं? होल्डर इन ड्यू कोर्स, जिसने डिमांड की थी भैया पैसा दे दे। भाई देख ले भाई ने पैसे दे दे, ईमानदारी से, क्यों लड़ाई झगड़ा कर रहा है कि नहीं बात? तो पैसा मैंने तुमसे कितने दिन में मांगा था, याद आ गई बात? वो भी ऊपर लिखवाया 30 दिन। अब ये 30 दिन कहां से गिनने? रिसिप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन बाय हिम फ्रॉम द बैंक रिगार्डिंग द रिटर्न ऑफ चेक एज अनपेड, HDFC ने, है ना? राइट, प्रोसेस समझ में आया? अगर तो तुम मुझे कितने दिन पेमेंट दे देना? 15 दिन, 15 दिन के अंदर। कितने दिन में दे देना? ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ भाई? तुमने पहले मुझे चेक दिया, प्रिंस सर ये लो 20,000 रुपए का चेक। अब ये चेक मैंने बैंक में डाला, कहां, कौन से बैंक में डाला मैंने? HDFC में, अंकुर का खाता है। अब HDFC ने मुझे इन्फॉर्म कर दिया भाई चेक क्या हो गया, क्योंकि यूको बैंक ने क्या बोल दिया कि इसके खाते में पैसे नहीं है। अब जिस दिन मुझे इंफॉर्मेशन मिली, मान लो आज है ना, आज क्या तारीख है? 4, मान लो 4 है आज, मुझे मिली 4 को इंफॉर्मेशन मिली, है ना? 4 अक्टूबर को इंफॉर्मेशन मिली, लेट्स, है ना, कोई बात, 4 अक्टूबर को इंफॉर्मेशन मिली। अब बताओ तुम्हें मैं कितने दिन में बताऊंगा? तो 4 अक्टूबर से 30 दिन, ठीक है, या 1 अक्टूबर कर लेते हैं ना, तो समझ में आ जाएगी बात, है ना? 1 अक्टूबर को इंफॉर्मेशन मिली, तो भैया मैं 30 दिन के अंदर अंदर मतलब 30 अक्टूबर तक, तो 30 अक्टूबर तक मैं तुम्हें क्या भेज दूंगा? मैं तुम्हें नोटिस भेज दूंगा कि भाई तेरा चेक क्या हो चुका है, और मैं होल्डर इन ड्यू कोर्स हूं, 15 दिन के अंदर मुझे क्या दे दे। हाँ, है ना? कितने दिन के अंदर पैसे दे दे? और अगर तुमने 15 दिन में पैसा नहीं दिया तो देखो ये लिखी बात, अगर तुमने 15 दिन में पैसा नहीं दिया तो क्या होगा? मैं तुम्हारे खिलाफ केस कर दूंगा अपना पैसा रिकवर करने के लिए 30 दिन, है ना, फ्रॉम द चेक डिसऑनर मेमो, है ना? तो मैं क्या करूंगा? कितने दिन के अंदर? तो ये 30 दिन कहां से गिनने हैं? जब से चेक डिसऑनर हुआ है ना, चेक डिसऑनर मेमो के प्राप्त से। क्या लिखा है? रिसिप्ट ऑफ डिसऑनर मेमो। अब डिसऑनर मेमो मुझे कौन देगा? जो मेरा बैंक देगा ना, वहां से। ठीक है, और देखो क्या लिखी है बात, अगली टुच्ची मुच्ची बातें लिखी हैं, अब बेकार की बातें हैं सर। नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग, क्रिमिनल प्रोसीडिंग में कुछ भी चल रहा हो, बेईमानी का केस कुछ चल रहा हो, उनको हम छेड़ेंगे नहीं, वहां चलता रहेगा। जिसने, सुनना ध्यान से, कोर्ट ट्राइंग एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में अगर तुम्हें दोषी करार दिया गया है तो जब तक केस का फैसला आएगा वो आता रहेगा, तुम मुझे इंटरिम कंपनसेशन दोगे। क्या दोगे भैया? बताओ, इंटरिम कंपनसेशन क्या होता है? कि कोर्ट का फैसला कितना था? 20,000 रुपए का, मान लो, एक बच्चे की फीस का। तो जज साहब कह रहे हैं मैं फैसला बाद में सुनाता रहूंगा, पर सर की फीस तो बनती है ना, तो जब फैसला आएगा 2 महीने, 4 महीने, 1 साल बाद, वो तो आता रहेगा। लेकिन अभी सर तुम्हें, है ना, पढ़ा चुके हैं, फीस ना दोगे उन्हें? हैं? पैसा दो सर को। तुम कह रहे हो अभी पैसा क्यों दे? हमारा फैसला आएगा मान लो 2050 में,
सर के बच्चे जा रहे होंगे, हमारे बच्चे जा रहे होंगे कोर्ट में। इंडिया में तो फैसले इतने दिन चलते, तो मुक्केबाजी हो जाएगी बच्चों के बीच में, हम अभी पैसा क्यों दें? तो जज साहब कह रहे हैं भाई एक इंसान ने तुझे पढ़ा दिया और उसने केस किया कि तेरा चेक डिसऑनर, तेरे खाते में पैसे नहीं है। अरे तो जब तेरा फैसला आएगा कब आएगा? 2050 में आता रहेगा, तो अभी सर की फीस मान लेगा कई सालों तक। तो मैंने कहा जज साहब कुछ तो दिला दो यार, देखो कितने नालायक बाल है, कुछ तो दिला दो। तो जज साहब ने कहा सर चिंता मत करो, हम आपको कितना दिलाएंगे? 20%। ये पुष्पा कितना दिलाएंगे? 20%। तो जज साहब ने बोला अभी दे दो 20%। किसका? 20,000 का। तो मुझे कितने मिलेंगे सर? 2,000 रुपये। तो मेरा इंटरिम कंपनसेशन जज साहब मैक्सिमम दे सकते हैं 20% ऑफ चेक अमाउंट। ये लिखी बात, ये लिखी बात। इन समरी ट्रायल और समवन के, समरी ट्रायल मतलब जहां पर तेजी से, फास्ट ट्रैक कोर्ट, समरी ट्रायल बोलो मतलब फास्ट कोर्ट, या समवन का अगर कोई भी केस होगा, है ना, वेयर ही प्लीड नॉट गिल्टी, है ना, जहां पे तुम ये रिक्वेस्ट, प्लीड का मतलब क्या होता है? रिक्वेस्ट। जहां पे तुम ये रिक्वेस्ट करते हो कि सर मैं गिल्टी नहीं हूं, मेरे ऊपर सर ने झूठा इल्जाम लगाया है डिसऑनर का, मेरा चेक डिसऑनर नहीं है, मेरे खाते में पड़े हैं, सर को मैंने 20 का चेक दिया था, मेरे खाते में 25 पड़े थे, जरूर बैंक से गलती हुई है, सर ने जबरदस्ती खिला दिया। तो जज साहब कह रहे चल ठीक है तू गिल्टी नहीं है ना, मैंने मान लिया कि तू दोषी नहीं है, जब तक दोष प्रूफ हो या तुझे बाइज्जत बरी किया जाए तब तक सर को कितना पैसा दे दे? 20%। इंटरिम कंपनसेशन दे दे, जो मात्र कितना होगा? 20% से ज्यादा नहीं होगा। 2,000 से ज्यादा नहीं दे रहे सर को, अप टू 20%। तुमने जी जान से केस लड़ा, तुमने क्या किया सर? जी जान से केस लड़ा, है ना, और उसके बीच में तुमने मुझे कितने पे कर दिए? 20%। कितने दिन में? इन तुमने 60 दिन में मुझे 2,000 रुपए दे भी दिए, ठीक है ना, राइट। 60 दिन कहां से गिनने? डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ, जहां कोर्ट के ऑर्डर के 60 दिन, 60 दिन कहां से गिनने हैं? कोर्ट के ऑर्डर से। इस 60 दिन को तुम और कितना बना सकते हो? 30 डेज और ले सकते हो, यानी टोटल कितने दिन हो सकते हैं? टोटल 90 डेज तुम कोर्ट से मांग सकते हो कि मैं सर को 2,000 रुपए दे दूंगा इंटरिम कंपनसेशन, है ना, राइट। पहले 60 दिन मांगे, 60 दिन तो मिलेंगे मिलेंगे, अगले 30 दिन यानी 60 प्लस 30, अगले 30 दिन कोर्ट तुम्हें तब देगा जब कोर्ट क्या होगा सर? सफिशिएंट सेटिस्फाई हो जाएगा कि भाई सच में तुम्हारे पास पैसे, हाँ, कि सर अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मैं 2,000 रुपए और 30 दिन में इकट्ठे कर दूंगा। मान लो 2,000 की जगह 2,000 करोड़ की पेमेंट हो, तो फिर तो टाइम मांगोगे ना। बात समझ में आ गई? और भैया आखिरी पॉइंट समझेंगे। तुमने क्या किया? तुम तो मुझे समरी ट्रायल में लड़ रहे हो, किस बात से लड़ रहे हो मुझसे कोर्ट में? कि मैं दोषी नहीं हूं, और सच में पता लगा तुम दोषी थे ही नहीं। पूरी दादा, सर आप मुझे पैसे दो। यानी कि जज ने तुम्हें एक्यूटेड माना। एक्यूट मतलब निर्दोष। क्या माना सर? एक्यूट मतलब जज ने कहा अरे भाई सॉरी, भाई सॉरी, अरे तू तो सच में निर्दोष निकला। तुम कह रहे हो सर मैंने पहले ही कहा था कि मेरे खाते में पैसे पड़े हैं, बेमतलब डिसऑनर केस करवा दिया आपने मेरे ऊपर, लड़ रहे हो कोर्ट में, बताओ यार, बेइज्जती कर रहे हो मेरी। तो सर पता है मैं कहूँगा यार मैंने नहीं बोला भाई, देख मेरे को तो HDFC ने बोला इसके खाते में पैसे नहीं, अब चक्कर क्या, यूको ने क्या किया, HDFC ने क्या किया, मुझे नहीं पता भाई, मेरे पास तो डिसऑनर मेमो आ गया था, तो मैंने तो केस कर दिया। मैंने तुझे कहा भी था दे दे और 30 दिन में पैसे, तूने कहा 15 दिन में दे दे, मैंने तुझे बोला था, तुमने 15 दिन में नहीं दिया, तो मैंने क्या कर दिया, अगले 30 दिन में केस कर दिया। अब जज बोल रहा तुझे निर्दोष निकला, जो निर्दोष निकला उसे पैसे करने पड़ेंगे। तो मैंने जो तुमने मुझे जो इंटरिम कंपनसेशन दिया था, मुझे 2,000 रुपये करने पड़ेंगे। और जज साहब ने पता क्या बोला? 2,000 रुपया वापस करोगे। खतरनाक बात लिखी है, खतरनाक बात, विद सोचो क्यों? अरे नलायको, ये 2,000 रुपये तुम्हारे खाते में पड़े होते तो तुम्हें ब्याज ही नहीं देता बैंक। अब ये 2,000 रुपये मेरे खाते में पड़े तो तुम्हारा ब्याज मैं नहीं खा गया। तो जज साहब ने कहा इस भाई का ब्याज क्यों खा रहे हो तुम 2,000 रुपये दो और उतना भी ब्याज दो जितना बैंक ने तुम्हारे 2,000 रुपये पे ब्याज दिया है। कितने दिन के अंदर दूंगा मैं तुम्हें वो 2,000 रुपये? 60 डेज। ऑर्डर के कितने दिन तक? 60 डेज। और मैं भी तुम्हारी तरह होशियार निकला, मैं भी लेट गया वहां जाके बैंक के आगे, ओ जज के आगे, जज साहब 60 डेज है, 60 डेज है, और 30 दिन और दे दो और 30 दिन दे दो सर। जज ने मुझे क्या दिया? नहीं मानेगा? जज ने मुझे क्या दिया? 30 दिन और दे दिए, मेरे सफिशिएंट कॉज पर, कि मैं
60 दिन में इसलिए पैसे नहीं दे पा रहा क्योंकि मजबूरी है, तो जज मुझे क्या दे देगा, 30 दिन और दे देगा, रीजन नोट करके कि हाँ भाई ये बंदा सच में 60 दिन के अंदर पैसे नहीं जुटा पा रहा। बेकार के केस आए है ना। इस केस ने बोला डिसऑनर का कोई भी कारण हो वो क्या होता है, अपराधी होता है ना, राइट। और डिसऑनर का चेक हमेशा कैसे होता है सर, इनसफिशिएंसी ऑफ द फंड्स होता है, ठीक है, बात समझ में आई। एटसेट्रा वर्ड जो होता है वो कैन नॉट बी कंसिडर टू बी एन एक्सीडेंट। एटसेट्रा वर्ड में एक्सीडेंट वगैरह नहीं होता कि एक्सीडेंट हो गया इसलिए मेरा चेक नहीं आएगा, है ना, अरे एक्सीडेंट हो गया तो बैंक से तो आएगा ही, इन सब चीज है ना। तो खैर ये कुछ खास बात नहीं है, मुद्दे की बात है इसका पूरा प्रोसेस क्या है सर। तो ऊपर क्या पड़ा, डिसऑनर ऑफ चेक, कौन था सर, सेक्शन 138। सेक्शन 138 ने क्या बोला, डिसऑनर ऑफ द चेक। और ये क्या बोल रहा है, सेक्शन 143 ए क्या बोलता है सर, कि 138 में जो चेक डिसऑनर हुआ उसके लिए आपको इंटरिम कंपनसेशन देना पड़ेगा जो मैक्सिमम 20% होगा 60 दिन के अंदर। और इंटरिम कंपनसेशन क्यों देना है, क्योंकि आपका क्या चल रहा है सर, ये चल रहा है ये समरी ट्रायल, क्या चल रहा है मुन्ना मुन्नी, समरी ट्रायल और समवन केस चल रहा है, जिसमें तुम क्या रिक्वेस्ट कर रहे हो कि मैं गिल्टी नहीं हूं। तो जिसमें तुमने ये एक समरी में बोला, जिसमें तुमने सम्मन दिया कि भैया सर मैं गिल्टी नहीं हूं, मैं गिल्टी नहीं हूं, उस गिल्टी वाले समरी ट्रायल में तुम्हें 20% का इंटरिम क्या दे देना है, कंपनसेशन दे देना है। तुम निर्दोष साबित हुए तो इंटरिम कंपनसेशन मैं तुम्हें लौटा दूंगा, विद ब्याज लौटा दूंगा। बोलो समझ गए सर, मजा आ गया सर, मजा आ गया सर। ये था आपका शानदार जानदार नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 100% कंप्लीट।